हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के पीवाईक्यूज जो कि 2023 में अप्रैल अटेम्प्ट में पूछे गए थे, राइट। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि थर्मोडायनेमिक्स से मोस्टली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो जनाब कॉन्फिडेंस जब तक आपका हाई नहीं होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। और जैसा कि नया रूल आया है कि 5 ही न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड 5 ही आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 2025 से, राइट। तो जनाब पूरा फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन अब आप छोड़ नहीं सकते, अब तो आपको सारे के सारे करने पड़ेंगे, राइट। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, पूरा फोकस स्क्रीन पे रहेगा तो डेफिनेटली क्वेश्चन समझ में आएंगे, राइट। पढ़िए, द वैल्यू ऑफ लॉग के फॉर द रिएक्शन ए बी एट 298 केल्विन इज। डेल्टा एच की वैल्यू आपको दी गई है, डेल्टा एस नॉट की वैल्यू आपको दे दी गई है एंड इसका मल्टीप्लीकेशन भी आपको दिया गया है, राइट। जनाब सोचिए लॉग के आपको कहां से मिलेगा, लॉग के सोचिए समझिए। लॉग के ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें लॉग के का यूज होता है, जहां पर लॉग के मिलेगा उसी फॉर्मूले का यूज करके आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे, राइट। एंड साथ में आपको यह भी याद रखना है कि डेल्टा एच नॉट डेल्टा एस नॉट भी दिया हुआ है। तो जब आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डेल्टा जी नॉट में ऐसे फॉर्मूलों का यूज होता है। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, राइट। पढ़ा है फॉर्मूला, डेफिनेटली पढ़ा है। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू दे दी गई है, टी टेम्परेचर दिया हुआ है, डेल्टा एच नॉट की वैल्यू दे दी गई है, सिंपल है। अब जनाब लॉग के लिए आपने ये पढ़ा होगा, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू 2.3032 RT log के इक्विलिब्रियम, RT log के, और यहाँ पर निगेटिव साइन भी होगा। एंड यही log के आपसे पूछा गया है, राइट। यही log के आपसे पूछा गया है। देखिए इन दोनों का यूज करके आप डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकाल लेंगे, वही डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आप यहाँ पर पुट करेंगे तो डेफिनेटली हमको log के की वैल्यू मिल जाने वाली है, राइट। प्रोसीजर समझ में आ चुका है, चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, कैलकुलेशन टफ है, इतनी जल्दी भी सॉल्व नहीं हो जाएगा, -54.07 किलो जूल है। -54.07 किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लें, राइट, कर लेते हैं तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा, माइनस टी बोले तो 298 केल्विन, क्योंकि जनाब टेम्परेचर केल्विन में ही रखना होता है। डेल्टा एस नॉट की वैल्यू क्या दे दी गई है, 10 जूल। 10 जूल, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो जनाब क्या आने वाला है, -5407 माइनस 2980। सही है, कोई दिक्कत, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। 10⁻³ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यही आने वाला है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 0 8 7 15। देखिए अगर आपको समझने में दिक्कत है जनाब यहाँ पर ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, 540702980 दोनों ही निगेटिव के हैं तो डेफिनेटली ऐड ही होने वाले हैं। 0 8 7 15 के 5 हाथ से लग जाएगा, 1 9 1 10 5 7, राइट, ये आने वाला है। निगेटिव साइन आप आगे लगा देंगे, 57050, ये आ चुकी है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। एंड इस डेल्टा जी नॉट की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करिए, देन आरटी की वैल्यू पुट करिए, लॉग के को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिल जाने वाला है। तो फिलहाल हम अपना पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। डेल्टा जी नॉट की वैल्यू हम रख रहे हैं -57050 इक्वल टू, बहुत ही ध्यान से देखना है जनाब, निगेटिव एज इट इज रहेगा, 2.3032 इंटू आर का मतलब हो जाएगा 8.314। सही है, टी बोले तो टेम्परेचर ऊपर स्क्रीन कर लेते हैं, दैट इज 298 केल्विन एंड लॉग के आपसे पूछा गया है। बताइए कोई दिक्कत है? अगर आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा है तो उलझ के रह जाएंगे, क्योंकि जनाब इस कैलकुलेशन में आपकी वाट लग जाएगी। बट डायरेक्टली आपको ये सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है, 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 को 5705 आपको ले लेना है, यानी कि निगेटिव साइन तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन क्या आने वाली है, 5705 लॉग के, राइट। यहाँ पर क्या है
-57050 माइनस से माइनस चला जाएगा 5705 10 टाइम्स जाने वाला है, दैट मीन्स लॉग के की वैल्यू आ चुकी है 10, राइट। आसान है क्वेश्चन, बिल्कुल भी टफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जनाब ये दोनों फॉर्मूले आप लगातार यूज करते आ रहे हैं, राइट। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.3032 RT लॉग के, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अब ये डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में बैठकर, एग्जाम हॉल में बैठकर क्या ये फॉर्मूले को क्रैक कर पाएंगे कि ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। जनाब प्रैक्टिस अगर होगी तो डेफिनेटली आप क्रैक कर देंगे, राइट। आगे बढ़ा जाए, डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। कॉन्सिडर द ग्राफ, ओके, तो ग्राफ टाइप का क्वेश्चन है, तो बेसिकली टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस आप ध्यान से देखिए, क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, यस, हियर इट इज नाउ। क्वेश्चन नंबर 2, consider the graph of Gibbs free energy G versus extent of reaction, okay, the number of statements from the following which are true with respect to, that's just a second, थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं स्क्रीन, ऐसे पॉइंट्स ए बी सी। तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी के रिगार्डिंग कुछ यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एंड वही बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, which are true, जितने स्टेटमेंट सही हैं वही आपको यहाँ पर लिख देना है, सही है, ओके। तो जनाब डेल्टा जी के बारे में बताया गया, तो डेल्टा जी के बारे में 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेल्टा जी इक्वल टू 0 मीन्स इक्विलिब्रियम, बहुत ही ध्यान से जनाब, इक्विलिब्रियम, राइट। सेकेंड, इसको हटा देते हैं, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है, ओके। डेल्टा जी इक्वल टू 0 इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0, तो जनाब क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। पता है ना, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए जनाब, छोड़ने का कोई सेंस बनता नहीं है, बिल्कुल बेसिक सी चीजें आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। डेल्टा जी इक्वल टू पॉजिटिव, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, सही है। ये 3 चीजें अगर आपको पता है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से क्रैक कर देने वाले हैं। बताइए ए का स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा ना, डेफिनेटली आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीजें तो पता ही होनी चाहिए। इस तरीके का स्लोप पॉजिटिव होता है, इस तरीके का स्लोप निगेटिव होता है, ये फालतू की बात आपको लगी होगी, राइट, क्योंकि जनाब मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप डेली ये सारी चीज़ें पढ़ते ही होंगे डेफिनेटली। तो जनाब ये हो जाएगा निगेटिव, ए का मतलब हो जाएगा निगेटिव, निगेटिव बोले तो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए। चलिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी, तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए तो सही हो जाएगा, बट बी पे जनाब रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप कोई कुछ है ही नहीं, 0। स्लोप 0 का मतलब होता है इक्विलिब्रियम, स्लोप निगेटिव है तो डेफिनेटली वो हो जाने वाला है स्पॉन्टेनियस, अगर पॉजिटिव है तो वो जनाब हो जाने वाला है नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर है। तो सी पे जनाब स्लोप पॉजिटिव है, ए पे जनाब स्लोप निगेटिव है, बी पे जनाब स्लोप 0 है। तो रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी, नहीं, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ओनली एट ए, ये स्टेटमेंट सही होता तो स्टेटमेंट ए गलत हो जाएगा। बी की बारी है। रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट बी, डेफिनेटली अभी अभी आपको बताया हमने, एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट पॉइंट सी, तो बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है जनाब, कोई गलती यहाँ पर नहीं है। पॉइंट ए पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, बी पर इक्विलिब्रियम में है, सी पर नॉन स्पॉन्टेनियस है, क्लियर है, तो जनाब यही लिखा हुआ है, ग्रेट। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट ए डेफिनेटली एंड नॉन स्पॉन्टेनियस एट सी, बिल्कुल सही जनाब, ये वाला भी सही है। डी को पढ़िए, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी, नॉन स्पॉन्टेनियस एट ए एंड बी, नहीं नहीं, ये वाला हो जाएगा गलत, राइट। तो बी एंड सी ये दोनों सही है, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टेटमेंट, तो यहाँ पर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, ग्रेट, बढ़िया है, आसान क्वेश्चन था, होना चाहिए डेफिनेटली, ये क्वेश्चन तो क्रैक होना ही चाहिए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जनाब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या है, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, थोड़ी सी स्क्रीन जूम कर लेते हैं इस तरीके से, राइट, ध्यान से पढ़िए। व्हेन अ 60 वाट इलेक्ट्रिक हीटर इज इमर्ज्ड इन अ गैस फॉर 100 सेकेंड, 60 वाट यानी कि पावर दिया हुआ है, 100 सेकेंड टाइमिंग दे दी गई है, इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, कंटेनर विद एडियाबैटिक वॉल्स, ओके, the temperature of the gas rises by 5 डिग्री सेंटीग्रेड, rises by 5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब जितना पहले था उससे 5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, राइट। और क्या है, द हीट कैपेसिटी ऑफ द गिवन गैस इज, तो आपसे हीट कैपेसिटी पूछ ली गई है
जनाब ये कैसा है, अच्छा क्वेश्चन है, राइट। डेफिनेटली यहाँ पर दो सिंपल से फॉर्मूले का यूज होने वाला है, बट ऐसे फॉर्मूले एग्जाम में क्लिक करेंगे या नहीं ये देखना होगा, राइट। तो जनाब यहाँ पर क्या करना होगा हमको, पी सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। अगर आप सारी चीज़ें लिख लेते हैं आंखों के सामने तो डेफिनेटली समझने में आसानी रहती है। 60 वाट पावर हो जाएगा, टाइमिंग क्या है 100 सेकेंड्स, राइट। कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब जनाब क्या हो जाएगा, मतलब आपसे सीवी पूछा गया है, राइट। सीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पे पूछा गया है, ओके। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो सीवी आपसे पूछा गया है। राइजेज बाई 5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर बढ़ा है, दैट मीन्स डेल्टा टी दिया हुआ है ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। एडियाबेटिक वॉल्स का मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा पी इक्वल टू 0, राइट। एडियाबेटिक वॉल्स का मतलब हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू 0, सिंपल है। अब जनाब दो फॉर्मूले होते हैं, Q इक्वल टू पी इंटू टी, राइट। P इंटू टी, तो जनाब Q क्या है, P पावर 60, 100 सेकेंड्स, जनाब Q की वैल्यू क्या आ जाने वाली है 6000, राइट। 6000 आ जाएगा। अब जनाब सिंपल सा फॉर्मूला एक और होता है, C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं बट आपको रटे हुए होने चाहिए। C इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, तो Q अभी अभी आपने निकाला है 6000, डेल्टा टी 5 दिया हुआ है, तो जनाब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 आ जाने वाला है, राइट। 1200 आ जाने वाला है, यही तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि आपसे यही पूछा गया था। हीट कैपेसिटी यानी कि सी, अगर आप बहुत ही एक्यूरेटली जाना चाहते हैं जनाब सी वी कर लीजिए। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपल है। ये सारी चीजें दे दी गई हैं। Q इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम होता है, ओके। सी वी इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी, ये दोनों फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ इथेन, ओके। कंबशन रिएक्शन, एक बार फिर से क्वेश्चन आ चुका है, काफी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे कंबशन रिएक्शन से, तो जनाब प्रैक्टिस होनी चाहिए। C2H4 ये है इथीन और प्लस 3O2 gives 2CO2 प्लस 2H2O, ओके। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब क्या होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब जनाब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपल, बस इतना ही मतलब था इसका। इज 1406 किलो जूल पर मोल एट 300 केल्विन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस नीडेड टू रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब जनाब यहां से तुरंत आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 हो जाने वाला है। थर्मोडायनेमिक्स की यही खासियत है कि जनाब इंफॉर्मेशन लाइन में छुपी हुई होगी, उसी से आपको क्रैक करना पड़ेगा, राइट। अगर आप लाइन से इंफॉर्मेशन क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली समस्या होने वाली है, राइट। देखिए सिंपल एक लाइन में कितनी इंफॉर्मेशन दे दी गई है। हीट प्रोड्यूस एज मेजर्ड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर का मतलब हो जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम, सिंपल है। किलो जूल मिनिमम वैल्यू ऑफ टी डेल्टा एस इक्विलिब्रियम, यानी कि डेल्टा जी इक्वल टू 0 भी आपको बता दिया गया है, सही है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो जनाब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस आपको बताया गया है, दैट इज 1406, ओके। तो एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिंपल सा है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो जनाब डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट साइड जितने भी गैस के मोल्स हैं माइनस रिएक्टेंट साइड जितने भी गैस के मोल्स हैं। गैस के कहा मैंने, बाकी सभी नहीं। इस तरफ गैस के 2, इस तरफ गैस के 3 और 1 4, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा -2। तो डेफिनेटली डेल्टा एन जी की वैल्यू क्या आ चुकी है -2। डेल्टा एच आपको निकालना है यहाँ पर, जस्ट सेकेंड आगे बढ़ेंगे, अभी आप डेल्टा एच निकालिए, आगे बताते हैं आपको कैसे प्रोसीड करना है। आपको टी डेल्टा एस पता करना है ना, होल्ड पे रखिए, पता हो जाएगा। डेल्टा यू दिया गया है 1406 किलो जूल, 1406 किलो जूल, तो किलो जूल में ही रखा जाए या फिर जूल में कर लिया जाए। आंसर किसमें पूछा गया है, किलो जूल में पूछा गया है। तो जनाब अगर आंसर किलो जूल में पूछा गया है तो यहाँ पर भी हम किलो जूल में ही रखेंगे, सही है। प्लस डेल्टा एन जी दैट मीन्स -2। आर की वैल्यू क्या है 8.3, टेम्परेचर दे दिया गया है 300 केल्विन। अब जनाब जो आपने ये लिखा है जूल में, आपको चाहिए किलो जूल में, राइट, क्योंकि किलो जूल से ही तो किलो जूल को प्लस माइनस किया जा सकता है, यूनिट तो सेम ही होनी चाहिए। दैट मीन्स 10 टू द पावर -3 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये किलो जूल में कन्वर्ट हो सके, ग्रेट, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ जाने वाली है, डेल्टा एच इक्वल टू आने वाला है -1411
किलो जूल, राइट। ये वैल्यू आ जाएगी डेल्टा एच की। आसानी से आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की नीड है नहीं। ओके, तो अभी आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो क्या अभी तक हमने ऐसा कुछ लिखा जो आपको समझ में ना आया हो? कोई कुछ नहीं होगा, राइट, क्योंकि डेफिनेटली ये सारे फॉर्मूले फ्रिक्वेंटली यूज होते ही होते हैं। डेल्टा जी की वैल्यू 0 है, आपको बता दी गई है। ग्रेड डेल्टा एच, ओके, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जब आप इसको इस तरफ लेकर आएंगे तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस ही हो जाने वाला है, राइट। क्लियर है? डेल्टा एच अभी अभी आप निकाल कर आए हैं, तो जनाब जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वही वैल्यू होने वाली है टी डेल्टा एस की, राइट। तो सिंपल है जनाब, डेल्टा एच की वैल्यू क्या थी? -1411 किलो जूल। तो टी डेल्टा एस की भी तो वही वैल्यू होने वाली है। दैट मीन्स आपसे टी डेल्टा एस या फिर टी डेल्टा एच ही पूछा गया था। निगेटिव साइन ऑलरेडी दे दिया गया है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको 1411 लिखना था। सही है, बढ़िया लगा क्वेश्चन। डेफिनेटली आपको लाइन से इंफॉर्मेशन क्रैक करनी अगर आती है तो डेफिनेटली क्वेश्चन आसान है थर्मोडाइनमिक्स के, राइट, क्योंकि कुछ ही फॉर्मूले हैं जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये दो फॉर्मूले के दम पर आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं डेफिनेटली। आगे बढ़ा जाए। यस, क्वेश्चन नंबर 5 था, तो जनाब ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा। थोड़ी सी पीडीएफ्स में समस्या है, तो डेफिनेटली थोड़ा मैनेज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम से डेफिनेटली आपको बेटर पीडीएफ्स भी मिल रही होंगी, राइट। चलिए पढ़िए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट। ओके, इसको हम रफ कर लेते हैं, फिर आपको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। जनाब स्टेटमेंट ए क्या है, ध्यान से पढ़िए। द इलेक्ट्रिकल वर्क दैट अ सिस्टम कैन परफॉर्म एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू द रिएक्शन गिव्स एनर्जी। तो जनाब बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई भी गलती यहाँ पर नहीं है, स्टेटमेंट ए सही हो जाएगा। आपको कौन से पता करने हैं? इनकरेक्ट, राइट, इसको अंडरलाइन सबसे पहले कर लेना है। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पता करने हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए जो स्टेटमेंट करेक्ट है उसको हम टिक करके आगे बढ़ रहे हैं, बाकी हम क्रॉस वाले स्टेटमेंट्स को काउंट कर लेंगे, सिंपल है। तो ये जनाब स्टेटमेंट कैसे सही हो जाएगा? द इलेक्ट्रिकल वर्क एट अ रिएक्शन कैन परफॉर्म एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है जनाब। कैसे? एक सिस्टम जो भी मैक्सिमम नॉन एक्सपेंशन वर्क परफॉर्म करता है, एक सिस्टम जो भी मैक्सिमम नॉन एक्सपेंशन वर्क परफॉर्म करता है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, उसी को जनाब रिएक्शन गिव्स फ्री एनर्जी से दिया जाता है, राइट। ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। द मैक्सिमम, एक मिनट, द मैक्सिमम नॉन एक्सपेंशन वर्क दैट अ सिस्टम कैन परफॉर्म is given at constant pressure and temperature is given by reaction gives energy, right। तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और क्या है? बी को देखते हैं। ई नॉट सेल इज डिपेंडेंट ऑन द प्रेशर। तो जनाब ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ई नॉट सेल इंडिपेंडेंट होता है प्रेशर पर। और जनाब आपको ये पता होना चाहिए कि ई नॉट सेल किन पर डिपेंड करता है। ई नॉट सेल डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, राइट। ध्यान से पढ़िए, नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, राइट, रिएक्टेंट्स। और अगर जनाब थोड़ा सा और डीप में जाए तो उनकी आइडेंटिटीज एंड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, और साथ में टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, बट प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है, right। E naught cell depends upon nature of products and reactants, especially identities and stoichiometric coefficient, right। stoichiometric coefficient आप इन चीजों को समझ पाएंगे, एज वेल एज टेम्परेचर, राइट। तो 3 चीजों पर E naught cell डिपेंड करता है, ना कि प्रेशर पर। तो डेफिनेटली ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। एज वेल एज टेम्परेचर सही है। स्टेटमेंट बी आपको समझ में आना चाहिए। ओके, सी को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए अगर, तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ओहो, बहुत जूम हो गया। ध्यान से देखिए, डी ई नॉट सेल डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट डिवाइड बाई एन एफ। तो जनाब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि जनाब ये रिएक्शन गिब्स हेल्महोल्ट्ज रिएक्शन से ली गई है, राइट। लिख देते हैं, बाकी प्रोनाउंस हम कर नहीं पाएंगे। गिब्स हेल्महोल्ट्ज, राइट, हेल्महोल्ट्ज
राइट, यहाँ से इस रिएक्शन को लिया गया है, इस इक्वेशन को यहाँ से लिया गया है, राइट। तो डेफिनेटली ये वाली इक्वेशन भी सही है, आपने इसको याद किया होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। बेसिकली यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ही यूज हो रहे हैं, तो अगर आपको वो चैप्टर नहीं आता होगा तो अभी के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हो सकता है इस क्वेश्चन को आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी देखें, राइट। और क्या है, ये डी ऑप्शन है, यहाँ पर जनाब डी लिखा नहीं है, बट आपको समझना होगा कि ये डी ऑप्शन ही है, डी स्टेटमेंट, सॉरी। A cell is operating reversibly if the cell potential is exactly balanced by an opposing source of potential difference। तो ये वाला भी जनाब स्टेटमेंट सही है। कैसे, ये ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो जनाब रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, इन रिवर्सिबल, यहाँ पर देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, A cell is operating reversibly, यानी कि रिवर्सिबल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल पोटेंशियल इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड बाय एन अपोजिंग सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो बिल्कुल सही लाइन है जनाब, ये सेल पोटेंशियल एग्जैक्टली बैलेंस होता है। इससे क्या फायदा होता है, सेल पोटेंशियल एग्जैक्टली बैलेंस होता है तो हमको पता चल गया, पर इससे होता क्या है, इससे जनाब ये होता है कि रिएक्शन हमेशा ही इक्विलिब्रियम में रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जो रिएक्शन है वो बहुत ही स्लो रेट पर प्रोसीड करती है, राइट, बहुत ही स्लो रेट पर रिएक्शन प्रोसीड करती है, दैट मीन्स हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहने वाली है, राइट, सही है। तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर बी को आपको टिक करना पड़ेगा, राइट। पेन कौन सा लेकर आएंगे हम, रेड पेन लेकर आएंगे ताकि आपको दिखाई दे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी अभी के लिए सही हो जाएगा। तो जनाब बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होंगे तभी जाकर ऐसे क्वेश्चंस को आप क्रैक कर पाएंगे, राइट। स्टेटमेंट टाइप्स क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन होते हैं जनाब, प्रैक्टिस करनी है उनकी। आगे बढ़ा जाए, ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। द एंथैल्पी चेंज फॉर द एडजॉर्प्शन प्रोसेस एंड मिसल फॉर्मेशन रिस्पेक्टिवली आर। एंथैल्पी चेंज पूछा गया है आपसे एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए एंड मिसल फॉर्मेशन के लिए, राइट। एडजॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होती है, क्यों होती है, क्योंकि जनाब डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी में डिक्रीज होता है, सरफेस एनर्जी डिक्रीज करती है, इसीलिए ये एक्सोथर्मिक होती है। एंड मिसल फॉर्मेशन होती है एंडोथर्मिक। एंड आप सभी को पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए बहुत ही ध्यान से डेल्टा एच इसके लिए तो जनाब निगेटिव हो जाएगा, राइट। एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए डेल्टा एच तो निगेटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 तो नहीं होगा। बट मिसल फॉर्मेशन को समझने के लिए आपको बहुत ही ध्यान से यहाँ पर देखना पड़ेगा, राइट। मिसल फॉर्मेशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के केस में डेल्टा एस पॉजिटिव होता है, दैट मीन्स एंट्रोपी इंक्रीज करती है, राइट। डेल्टा एस बोले तो एंट्रोपी, रैंडमनेस, राइट, एंट्रोपी इंक्रीज करती है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए। तो जनाब आपको ये पता होना चाहिए मिसल फॉर्मेशन की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी कम होने वाली है, राइट, ड्यू टू मिसल फॉर्मेशन। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखते हैं, ड्यू टू मिसल फॉर्मेशन stability of the colloidal solution decreases, right। that means मिक्सचर की एनर्जी बढ़नी चाहिए, राइट, मिक्सचर की एनर्जी बढ़नी चाहिए। जनाब डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा इन केस ऑफ मिसल फॉर्मेशन, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। एडजॉर्प्शन प्रोसेस के केस में एंथैल्पी चेंज यानी कि डेल्टा एच निगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, बट मिसल फॉर्मेशन के केस में डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाने वाला है, सही है। आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया था, प्रैक्टिस करिए। आगे बढ़ते हैं इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, बहुत ध्यान से देखना है हमको, ए बी, ओके, तो ये बी यहाँ पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2CO + O2 गिव्स आउट 2CO2, डेल्टा H1 आपको दिया गया है -x किलो जूल, ओके, -y किलो जूल, डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन, ओके। तो एक रिएक्शन आपको ये दे दी गई है, राइट, ये रिएक्शन पहली रिएक्शन हो गई, दूसरी रिएक्शन ये वाली हो गई, और तीसरी रिएक्शन जनाब ये दे दी गई है। और आपसे पूछा गया है डेल्टा H1 आपको दिया गया है -x, डेल्टा H2 दे दिया गया है -y, एंड आपसे पूछा गया है कि इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से जब आप इस रिएक्शन का फॉर्मेशन करेंगे तो डेल्टा H0 क्या आ जाने वाला है। बढ़िया है, ध्यान से देखते हैं। अगर आपको रिएक्शन सही से दिखाई नहीं दे रही तो हम एक बार फिर से लिख लेना चाहेंगे, 2CO + O2 गिव्स आउट CO2, एंड यहाँ पर 2 हो जाने वाला है, राइट। डेल्टा H1 इस केस में क्या है, -x, राइट, थोड़ी सी स्क्रीन ऐसे करेंगे, -x, और जनाब सेकेंड रिएक्शन क्या है, C + O2 गिव्स आउट CO2, डेल्टा H2 यहाँ पर क्या है, -y,
आपको रूल्स तो पता ही होंगे। अगर रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है, मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड ले जाया जाता है एंड प्रोडक्ट को रिएक्शन साइड लाया जाता है, तो डेल्टा एच की वैल्यू नहीं चेंज होगी बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। सिंपल है, इतना तो पता ही होगा। अगर रिएक्शन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जनाब सेम नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा एच को भी। ग्रेट। अब इन दोनों रिएक्शन की हेल्प से आपको जो तीसरी रिएक्शन पता करनी है उसको हम जनाब बनाएंगे दूसरे पेन से, राइट। दैट मीन्स C प्लस हाफ O2 gives out CO, राइट। ध्यान से देखिए, आपको क्या चाहिए, CO चाहिए प्रोडक्ट साइड, बट इन रिएक्शंस को जब आप देखेंगे तो आपको CO मिलेगा रिएक्टेंट साइड, वो भी ट्वाइस का। दैट मीन्स इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, साथ में 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। क्योंकि जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर देंगे तो 2CO प्रोडक्ट साइड आ जाएगा, जब इसको डिवाइड कर देंगे 2 से तो जनाब 2CO नहीं CO ही बचने वाला है, वही तो आपको यहाँ पर चाहिए। सही है, चलिए करते हैं। तो आप 2 से डिवाइड करिए एंड इसको रिवर्स करिए तो क्या आ जाने वाला है जनाब CO2 आ जाएगा, क्योंकि ये भी तो डिवाइड होगा 2 से। गिव्स आउट O2 नहीं, अब जनाब हो जाएगा हाफ O2, ग्रेट, प्लस 2CO नहीं, बचेगा CO। सही है, और C प्लस O2 तो एज इट इज रहने ही वाला है। तो जनाब अगर इन दोनों रिएक्शन को हम ऐड कर दें, देखिए इसको पूरा ध्यान में रखना है कि हमें क्या चाहिए। आपको हाफ O2 चाहिए रिएक्टेंट साइड, डेफिनेटली इन दोनों रिएक्शन को अगर आप ऐड करते हैं इसको और इसको, देखिए इसका डेल्टा H अब क्या हो जाने वाला है। पहले का डेल्टा एक्स था माइनस एक्स, उसको आपने 2 से डिवाइड किया तो माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा, उसको आपने रिवर्स किया दैट मीन्स एक्स बाई 2 हो जाने वाला है डेल्टा H, ग्रेट। अब आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करिए, एक इसको जो आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली यही मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसको जब आप ऐड करेंगे तो हाफ O2, यहाँ पर O2 है कंप्लीट, यहाँ पर हाफ O2 है, दैट मीन्स प्रोडक्ट साइड का हाफ O2 रिएक्टेंट साइड के हाफ O2 को कट कर देगा तो रिएक्टेंट साइड का ही हाफ O2 बचने वाला है, वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा। क्लियर है, कार्बन रिएक्टेंट साइड है यहाँ पर है, ग्रेट। CO2 जनाब यहाँ पर प्रोडक्ट साइड है, यहाँ पर रिएक्टेंट साइड है तो ये कट जाएगा, ओके। CO तो जनाब निश्चित तौर पे कार्बन O2 यहाँ पर कंप्लीट है, O2 यहाँ पर हाफ हट चुका है तो डेफिनेटली यहाँ पर हाफ O2 आ जाने वाला है और ये CO आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो डेफिनेटली x बाई 2 माइनस वाई, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है? ओके, ऐसा ऑप्शन तो नहीं है। क्या हमने कोई गलती करी? नहीं करी है। ओके, थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, x बाई 2। अगर आप इसका एलसीएम ले लेते हैं तो जनाब क्या आ जाने वाला है, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ भी फर्क नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कराया गया है आपसे। x माइनस 2y बाई 2, इसको ये भी तो लिखा जा सकता है, क्या कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, वही तो यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2y बाई 2, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट। आसान है ये क्वेश्चन, आसान है ये तो जनाब होना चाहिए एग्जाम में बैठकर 1 मिनट के अंदर आपसे ये क्वेश्चन क्रैक होना चाहिए। कई क्वेश्चंस पर आपने प्रैक्टिस करी हुई है अभी तक ना। क्वेश्चन नंबर 9 को भी ध्यान से पढ़ते हैं। इससे पहले हम पेन चेंज कर लेंगे अपना, ग्रेट, और इसको भी थोड़ा सा साफ कर लेंगे। अब जनाब देखिए क्वेश्चन ध्यान से, FeO4 2 नेगेटिव, थोड़ा सा जूम कर लिया जाए तो दिख ही जाएगा। FeO4 2 नेगेटिव प्लस 2.2 वोल्ट Fe3 प्लस, तो जनाब ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आई थिंक यहाँ पर आ गया है, तो ठीक है सॉल्व कर लेते हैं। अब आ ही गया है तो सॉल्व करके ही छोड़ेंगे, राइट। ओके, थोड़ा सा इसको ओपन करके लिखते हैं ताकि आपको सही से दिखाई दे। FeO4 2 नेगेटिव, FeO4 2 नेगेटिव 2.2 वोल्ट, Fe3 पॉजिटिव आने वाला है। एंड इससे रिलेटेड आपको कुछ बताया गया है क्या? यस, डेल्टा जी आपको दिया गया है। जनाब इसका डेल्टा जी क्या हो जाने वाला है? डेल्टा जी 1 लिख लेते हैं हम, 6.6 एफ लिखना है, राइट। ओके, Fe3 पॉजिटिव कहाँ गया जनाब? ये Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव तक, Fe3 पॉजिटिव से Fe2 पॉजिटिव तक 0.70 वोल्ट, 0.70 वोल्ट। और इसका जनाब डेल्टा जी 2, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे, माइनस 0.7 एफ। ऊपर भी तो जनाब माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। अब आपसे कहाँ, ये जनाब नीचे क्वेश्चन है Fe, ओके ये आपसे पूछा गया है FeO4 2 माइनस Fe2 पॉजिटिव तक, राइट। दिखाई नहीं दिया तो जूम कर लेते हैं, जस्ट सेकेंड, ये आपसे पूछा गया है।
ये, राइट। FeO4 2 नेगेटिव से Fe2 पॉजिटिव का पूछा गया है आपसे E नॉट। तो चलिए E नॉट का भी अभी आपको हम क्रैक करके दिखाते हैं फॉर्मूला। ओके, थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए। आई थिंक अब सही हो चुका है। ओके, तो जनाब इसको ऐसे कर लीजिए ताकि आपको समझ में तो आए क्वेश्चन कहाँ पर है। FeO4 2 नेगेटिव से Fe2 पॉजिटिव, तो जनाब इन दोनों को ऐड करना पड़ जाएगा। डेल्टा G3 क्या हो जाने वाला है, इनको ऐड करिए, 7 6 13 -7.3 आने वाला है। F बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अब जनाब एक फार्मूला तो आपको आना चाहिए, डेल्टा G इक्वल टू -NFE सेल, पढ़ा है ना, पढ़ा तो होगा ही होगा। डेल्टा G इक्वल टू -NFE नॉट सेल, सही है। डेल्टा G नॉट कर लीजिए यहाँ पर। ओके, अब जनाब देखिए n कहाँ से पता करेंगे आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज के लिए आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि Fe पर कितने का ऑक्सीडेशन स्टेट है। 4 दूनी 8 से 2 जाएगा 6, यानी कि Fe+6 है। यहाँ पर Fe+6 है, बट यहाँ पर Fe+2 है, दैट मीन्स 4, n की वैल्यू आने वाली है 4, 4 इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान हुआ है। ओके, n इक्वल टू 4 आ चुका है, ग्रेट। अभी अभी आपने डेल्टा G फाइंड आउट किया, क्या किया, -7.3 आया। ओके, आपसे पूछा गया है ई नॉट सेल, राइट। ई नॉट सेल आपको बताना है, तो जनाब ई नॉट सेल को यहीं पर रोक के रखो, सही है। -NF को अब नीचे लेकर आना है, इसीलिए हम आपसे बार बार कह रहे थे कि F को मिस नहीं करना है। NF, n की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली, माइनस एच लगाएंगे 4F, जनाब F से F चला जाएगा, इसको माइनस से माइनस चला जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, ध्यान से करते हैं। 4 1 जा 4, पॉइंट लगेगा, 3 बचेगा, 4 8 32, 2 5, राइट। ये आ जाने वाला है ई नॉट सेल। आपसे पूछा गया है 10 टू द पावर -3 में, दैट मीन्स 1825 इंटू 10 टू द पावर -3 भी तो आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं या नहीं, राइट। 1825, तो 1825 यहाँ पर x की वैल्यू होने वाली है, दैट मीन्स 1825 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही है। क्वेश्चन आसान है, बहुत टफ नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ने को मिलेंगी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को अभी के लिए भूल जाइए, बाद में कर लीजिएगा जैसे ही आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। ग्रेट, आगे बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जनाब ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पर, द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लैक बॉडी। तो बेसिकली यहाँ पर आपसे ब्लैक बॉडी से रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, एंड वही आपसे पूछा गया है कि कितने स्टेटमेंट गलत हैं। चलिए जनाब स्टेटमेंट 1 से शुरुआत करते हैं, राइट। यस, अब हमको सही से दिखाई देगा। स्टेटमेंट 1 बहुत ध्यान से देखना है, ब्लैक बॉडी के रिगार्डिंग ये चारों स्टेटमेंट हैं। स्टेटमेंट ए, एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो बिल्कुल सही लाइन है जनाब, ये आपको पता करना है इनकरेक्ट, तो अभी के लिए हम टिक रखते हैं। ओके, इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनाब ब्लैक बॉडी एक तरीके की आइडियल बॉडी होती है, राइट। ब्लैक बॉडी एक आइडियल बॉडी होती है जो कि रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रखती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप धूप में खड़े होते हैं तो आपके बाल सबसे पहले गर्म होते हैं। क्यों गर्म होते हैं, क्योंकि जनाब ये रेडिएशन को बाहर जाने ही नहीं देते, सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रखते हैं, सारी की सारी लाइट एब्जॉर्ब करके रखते हैं, राइट। ऐसा कुछ आप समझ सकते हैं। तो जनाब ब्लैक बॉडी इसी तरीके से वर्क करती है, ये पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ग्रेट। बी स्टेटमेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इमिटेड रेडिएशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जनाब ये भी बिल्कुल सही है, एंड ये आपको पढ़ने को मिलता है प्लैंक्स लॉ में, लिख देते हैं हम, प्लैंक्स लॉ में आपको ये सारी चीजें पढ़ने को मिलती हैं। ग्रेट। सी स्टेटमेंट सी, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेज फ्रीक्वेंसी करो। ओके, एट अ गिवन टेम्परेचर इंटेंसिटी वर्सेज फ्रीक्वेंसी करो पासेस थ्रू अ मैक्सिमम वैल्यू। तो डेफिनेटली बिल्कुल सही है जनाब, एंड इस मैक्सिमम वैल्यू को हम बोलते हैं पीक फ्रीक्वेंसी। पता होना चाहिए, ये फालतू नहीं बोला जा रहा है। हो सकता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट शिफ्ट में, आपके एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो जनाब उसको हम बोलते हैं पीक फ्रीक्वेंसी, राइट, या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एमिशन, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एमिशन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अदरवाइज हमको पढ़ने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट वन, राइट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम एमिशन, राइट।
ओके, डी स्टेटमेंट को पढ़िए, द मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी वर्सेज फ्रीक्वेंसी कर्व इज एट हायर फ्रीक्वेंसी एट हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दैट एट लोअर टेम्परेचर, राइट। तो जनाब जहां तक हमें ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो चारों ही स्टेटमेंट सही हो गए, दैट मीन्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पर जीरो होने वाले। जनाब ये हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर, राइट, जीरो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। अब स्क्रीन यस, आगे बढ़ेंगे। ये तो जनाब क्वेश्चन आ चुका है एलिंगम डायग्राम का, तो ये तो आपके सिलेबस से हट चुका है, राइट, इसको करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 12 करिए, बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको। A2B+C ये रिएक्शन दे दी गई है। फॉर द गिवन रिएक्शन इफ द इनिशियल प्रेशर इज 450 mm of Hg and the pressure at time t is 720 mm of Hg at a constant temperature T and constant volume V. Okay. The fraction of A decomposed under these conditions is, जनाब इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, A प्लस नहीं, A से ही मिलेगा जो कुछ भी उनको मिलेगा, राइट। ए से जनाब 2B+C, राइट। तो जनाब अगर इनिशियल कंडीशन की बात करी जाए तो इनिशियल कंडीशन में प्रेशर क्या है, 450 mm ऑफ Hg, राइट। तो 450 mm ऑफ Hg प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर तो जीरो ही होने वाला है क्योंकि जनाब इनिशियल कंडीशन है। आगे टी टाइम के बाद क्या होने वाला है, 450, चलिए पी मान लेते हैं, जो डिकम्पोज हुआ है उसको हम मान लेते हैं पी, राइट। दैट मीन्स 450 माइनस पी, सही है। तो यहाँ पर जनाब 2p हो जाएगा, यहाँ पर p हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। अब आपसे कहा गया है एंड द प्रेशर एट टाइम t, तो जो टाइम t पर प्रेशर है, देखिए जनाब प्रेशर ऐड होगा, राइट। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन में आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर इनिशियल कंडीशन है तो प्रोडक्ट साइड कोई भी प्रेशर नहीं होगा, राइट। तो जो भी प्रेशर लिखा हुआ है वो रिएक्टेंट का ही होने वाला है, बट टी टाइम के बाद तीनों का प्रेशर हमको ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स 450 माइनस पी प्लस 2p प्लस p इक्वल टू 720 हमको करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि टी टाइम के बाद का जो प्रेशर है वो 720 है। ओके, करते हैं 450 माइनस पी प्लस 2p प्लस p, कोई दिक्कत, जनाब p से p चला जाएगा एंड इक्वल टू क्या है 720 2p, जनाब 2p की वैल्यू क्या आने वाली है 720 माइनस 450, दैट मीन्स 320 आ जाने वाली है। 320 नहीं 320 नहीं आएगी, ये इसको भी हटाते हैं, 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा, 12 से 5 7 6 4 270, दैट मीन्स p की वैल्यू आ जाने वाली है 135, राइट। ओके, तो जनाब जो टेम्परेचर डिकम्पोज हुआ है वो हुआ है 135 mm ऑफ Hg। आपसे पूछा क्या गया है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। द फ्रैक्शन ऑफ A डिकम्पोज्ड अंडर दीज कंडीशन, फ्रैक्शन पूछा गया है आपसे, फ्रैक्शन पूछा गया है, दैट मीन्स जितना डिकम्पोज हुआ है अपॉन इनिशियल कितना था इनटू 100, बस आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, राइट। कितना डिकम्पोज हुआ है, सॉरी फ्रैक्शन पूछा गया है, परसेंटेज नहीं पूछा गया है, तो फ्रैक्शन पूछा गया है अगर तो इनटू 100 नहीं करना होगा, राइट। फ्रैक्शन में सिर्फ आपको डिकम्पोज, जो फ्रैक्शन डिकम्पोज हुआ है डिवाइडेड बाय इनिशियल जो भी टेम्परेचर था उसके बारे में, राइट। और ए के बारे में पूछा गया है, तो जनाब ए का जो टेम्परेचर डिकम्पोज हुआ है वो हुआ है 135, जनाब 135 आप लिख देंगे, एंड ए का इनिशियल टेम्परेचर क्या था 450 था, 450 था, राइट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, 15 से जाएगा क्या, 15 8 120, यस 9 हो जाएगा, 15 3 45 30, 3 से जाएगा तो जनाब 3 10, दैट मीन्स 0.3 आने वाला है। आपसे पूछा गया है x इंटू 10⁻⁻1 के फॉर्मेट में, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आने वाली है 3 आने वाली है, बढ़िया है, सिंपल सा क्वेश्चन है जनाब, आसानी से आप इन चीज़ों को कर पाएंगे। A2B+C रिएक्शन दी हुई है, इनिशियल टेम्परेचर भी आपको दिया हुआ है, आपको इतना पता होना चाहिए कि इनिशियल कंडीशन में जो भी प्रेशर होगा, आई थिंक हमने यहाँ पर टेम्परेचर बोल दिया तो जनाब प्रेशर होगा, राइट। इनिशियल कंडीशन में जो भी प्रेशर होगा वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से होगा, बट टी टाइम के बाद जो भी प्रेशर होगा वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की वजह से होगा, राइट। बाकी आप आसानी से कैलकुलेशन भी कर पाएंगे, कुछ भी कैलकुलेशन टफ नहीं है, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको क्रैक करना ही पड़ेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है।
द नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर 4 रिएक्शन दी हुई हैं एंड आपसे पूछा गया है इसमें से कितनी है जो एंडोथर्मिक है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन सी होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, राइट, वो आप देखकर यहाँ पर जान जाएंगे कि डिकम्पोज हो रहा है ना, आयोडीन मॉलिक्यूल डिकम्पोज हो रहा है आयोडीन एटम्स में, राइट, इंडिविजुअल आयोडीन एटम्स में डिकम्पोज हो रहा है ना, राइट। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, दैट मीन्स ए वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक होने वाली है, राइट, क्योंकि जनाब डिकम्पोजिशन ही तो हो रहा है। एंड बी को देखिए यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा है, HCl डिकम्पोज हो रहा है H एंड Cl में, जनाब ये भी एंडोथर्मिक हो जाएगी। सी को देखते हैं, H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, पानी है ना जनाब, H2O लिक्विड से H2O गैस बन रहा है, दैट मीन्स आपने हीट दी है। जब आप पानी उबालते हैं, पानी रखते हैं, नीचे गैस जलाते हैं, यानी कि हीट देते हैं, तभी तो जनाब वो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। ये भी एंडोथर्मिक होने वाली है क्योंकि जनाब ये है एक इवेपोरेशन रिएक्शन। इवेपोरेशन रिएक्शन ऑब्वियसली एंडोथर्मिक ही होती हैं। अगर यहाँ पर H2O लिक्विड से H2O सॉलिड होता तो जनाब एंडोथर्मिक नहीं एक्सोथर्मिक होती, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। H2O लिक्विड से H2O गैस में जा रहा है, दैट मीन्स इवेपोरेशन रिएक्शन, हेंस एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे देखिए डी को देखते हैं, C+O2CO2, ये तो जनाब हो गई कंबशन रिएक्शन, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये है जनाब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वाली भी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एंड ये तो जनाब हो जाएगी इवेपोरेशन रिएक्शन, इवेपोरेशन, राइट, इवेपोरेशन। और लास्ट में जनाब है कंबशन रिएक्शन। सभी को पता है जनाब कंबशन में क्या होता है, एनर्जी निकलती है, हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलती है, दैट मीन्स ये वाली एक्सोथर्मिक है ना कि एंडोथर्मिक। इसको क्रॉस कर दीजिए, ये है जनाब कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, हीट एंड लाइट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, दैट मीन्स 3 इसका सही आंसर हो जाने वाला है। ग्रेट, आगे बढ़ा जाए जनाब। ओके, आगे बढ़ते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं, ओके, यहाँ पर 5वां भी आपको देखना पड़ेगा, ABCDE बहुत ही गलत PDF बनी है, माफी चाहेंगे। ई डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, जनाब ये भी तो एंडोथर्मिक होने वाली है। A, B, C एंड E ये 4 एंडोथर्मिक हैं, दैट मीन्स करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 4 ना कि 3, राइट। डिजोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर ऑब्वियसली एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्यों होगी, क्योंकि जनाब जो आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अमोनियम क्लोराइड में, अमोनियम क्लोराइड में जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं एंड वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, राइट, इन दोनों को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, राइट, दैट मीन्स एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन दोनों को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाने वाली, ग्रेट, कर लेते हैं, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 4। बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे अब हम। सॉलिड फ्यूल यूज्ड इन रॉकेट इज अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम इन रेशियो 1:2। द हीट इवॉल्व्ड किलोजूल पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर इज, ओके, डेल्टा HF Al2O3 का दिया हुआ है, डेल्टा HF Fe2O3 का भी दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया गया है, ओके। चलिए जनाब, सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं बहुत ही ध्यान से। एक अच्छा क्वेश्चन ये है, राइट, बहुत ही ध्यान से देखना है हमको। इसको थोड़ा सा हटा लेंगे ताकि हम रिएक्शन को सही तरीके से लिख पाएं। ओके, बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Fe2O3 एंड एल्यूमिनियम इन रेशियो 1:2, यानी कि Fe2O3 1 होगा तो जनाब एल्यूमिनियम 2 होने वाले हैं, एंड ये सॉलिड फ्यूल के रूप में यूज होने वाला है। तो रिएक्शन को कंप्लीट किया जाए, Fe2O3 प्लस ट्वाइस ऑफ एल्यूमिनियम, राइट, क्योंकि यहाँ पर आपको रेशियो दिया गया है। क्या बनेगा जनाब, इससे Al2O3 का फॉर्मेशन होने वाला है, Al2O3 का फॉर्मेशन होने वाला है, एंड साथ में जनाब 2Fe का फॉर्मेशन होने वाला है, राइट, 2Fe सही किया हमने, Al2O3 एंड 2Fe का फॉर्मेशन हो जाएगा। ग्रेट, हटाइए यहाँ से Al2O3, बढ़िया है। अब जनाब आपसे पूछा क्या गया है, हीट इवॉल्व्ड पर ग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लिखा हुआ है पर ग्राम, राइट, यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलत करेंगे, पर ग्राम ऑफ द मिक्सचर। तो सबसे पहले जो आप इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो जनाब आने वाला है हीट इवॉल्व ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में जितनी हीट इवॉल्व हो रही होगी वो आने वाला है। तो कैसे, हीट इवॉल्व इन रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, इक्वल टू
प्रोडक्ट साइड जितने भी हैं उनका डेल्टा एच एफ माइनस रिएक्टेंट के साइड जितने भी हैं उनका डेल्टा एच एफ। तो जनाब डेफिनेटली आपको डेल्टा एच रिएक्शन यानी कि रिएक्शन में जो हीट इवॉल्व होगी वो आपको पता चल जाने वाला है। रेट Al2O3 + 2Fe। ध्यान से देखिए यहाँ पर आपको डेल्टा एच एफ दिया गया है, Al2O3 का डेल्टा एच एफ दिया गया है -1700। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं पूरी अच्छी तरीके से, राइट। डेल्टा एच एफ ऑफ Al2O3, सबसे पहले हमको प्रोडक्ट साइड का लिखना है, देन उसको माइनस करना है, फिर लिखना है रिएक्टेंट साइड, प्लस डेल्टा एच एफ, यहाँ पर समय नॉट भी लगा लेंगे अगर आप तो बेहतर रहेगा, राइट। डेल्टा एच एफ नॉट क्या लिखना है हमको, एफ ई, तो एफ ई लिखना पड़ेगा। इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से भी, राइट, क्योंकि यहाँ पर 2 है, माइनस, ओके, ये प्रोडक्ट साइड का हो गया। अब बारी है जनाब रिएक्टेंट साइड की, तो रिएक्टेंट साइड डेल्टा एच एफ नॉट एफ E2O3 प्लस डेल्टा एच एफ नॉट एल्यूमिनियम का हो जाएगा, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, राइट। यहाँ पर आप देख पाएंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि हम एज्यूम करके चलते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड स्टेट में 0 होता है, दैट मीन्स इनका 0 हो जाने वाला है, राइट। सिंपल है, अब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जनाब ये तो बेसिक सी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स का हम निगेटिव मानकर चलते हैं, राइट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच एफ नॉट Al2O3 का क्या है जनाब, ये लिखा हुआ है -1700, तो माइनस जो यहाँ पर है वो तो एज इट इज आने ही वाला है, और इसका क्या है -840, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आने वाला है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स 860 किलो जूल आ जाने वाला है। साइन होगा माइनस का ऑब्वियसली, ग्रेट। बट ये जो आपने निकाला है वो क्या आया है, यहाँ पर किलो जूल भी लिख लें अगर हम, यस, ये आपने जो निकाला है वो आया है डेल्टा एच रिएक्शन का, बट आपसे पूछा गया है डेल्टा एच हीट इवॉल्व पर ग्राम पूछा गया है आपसे। तो जनाब पर ग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ जाएगा इसको। तो Fe2O3 का मोलर मास क्या होने वाला है, Fe का मोलर मास आपको दिया गया है 56, 56 इंटू 2, O3 का जनाब क्या होता है 16 इंटू 3, दैट मीन्स 48, 26112 प्लस 48 जनाब आ जाने वाला है 160, और Fe2O3 के साथ में क्या है Al, यानी कि एल्यूमिनियम का क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम का होता है जनाब 27, और यहाँ पर क्या है 2 एल्यूमिनियम है, दैट मीन्स 54 हो जाने वाला है। 160 प्लस 54 214 आने वाला है। तो जो आपसे पूछा गया था हीट इवॉल्व पर ग्राम, हीट इवॉल्व पर ग्राम क्या आने वाला है 860 डिवाइड बाई 214, 860 डिवाइड बाई 214, तो ये 4 से चला जाएगा, राइट, थोड़ा सा बचेगा, बट वो 4.5 से तो छोटा ही होने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है 4 किलो जूल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर आपसे यहाँ पर गेम खेला गया है। अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ा तो आप 860 ही लिखकर आगे बढ़ सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। आपसे पर ग्राम पूछा गया है तो मोलर मास से डिवाइड भी करना पड़ेगा। मोलर मास जो रिएक्टेंट साइड होगा उसका मोलर मास देंगे आप, डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर तक पहुंच पाएंगे। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ये रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ा जाए तो एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करिए इसकी। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है जनाब, द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा गया है। वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलरिटी, ई नॉट सेल, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज, मोलर मास एंड मोल, इनमें से कितने हैं जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती क्या है। तो जनाब इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती हैं, दैट मीन्स इंडिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, राइट। अमाउंट पर ये डिपेंड नहीं करती हैं, दैट मीन्स साइज और मास के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होने वाली, राइट। इतना आपको पता होना चाहिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो जनाब वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलरिटी, तो वॉल्यूम जनाब ये हो जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जनाब ये अमाउंट पर डिपेंड करती है,
तो इसको क्रॉस करके रखेंगे। मोलर हीट कैपेसिटी, यस। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलैरिटी, यस जनाब, ये भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको थोड़ा सा हम ट्रिक बताएं तो कैसे बताएंगे, पर मोल पर ग्राम अगर कहीं पर भी आ रहा है तो डेफिनेटली वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाली है। पर मोल या पर ग्राम कहीं पर भी आ रहा है तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर लिख लीजिए पर ग्राम या फिर पर मोल, ऐसा कुछ आएगा तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाली है। ई नॉट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, गिव्स फ्री एनर्जी, ये जनाब हो जाएगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर मास इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एंड मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, राइट। अब अगर आप वन बाई वन समझना चाहते हैं तो जनाब ध्यान से सुनिए। वॉल्यूम अमाउंट पर डिपेंड करता है, राइट। वॉल्यूम अमाउंट पर डिपेंड करता है, दैट मीन्स एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट चाहिए तो वॉल्यूम इसलिए हो जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। मोल, तो ये तो जनाब यूनिट ऑफ मेजरमेंट, एक यूनिट है तो डेफिनेटली ये भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होने वाला है, क्योंकि ये भी तो अमाउंट पर डिपेंड करेगा। आ गया ये मोलर हीट कैपेसिटी, मोलैरिटी, राइट। मोलैरिटी थोड़ी सी खास है, क्यों खास है जनाब, ध्यान सुनिए। मोलैरिटी रेशियो सॉल्यूट के अमाउंट एंड सॉल्यूशन के अमाउंट के रेशियो पर डिपेंड करती है। आई रिपीट, मोलैरिटी सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के अमाउंट के रेशियो पर डिपेंड करती है, ना कि टोटल वॉल्यूम पे, राइट। तो बहुत ही ध्यान से देखना है। मोलैरिटी आपको लग सकता है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, बट नहीं जनाब, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जनाब ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पे डिपेंड नहीं होती है, राइट। तो मोलैरिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है एंड मोलर हीट कैपेसिटी भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि जनाब ये पर मोल से डिफाइन की जाती है, राइट। हीट कैपेसिटी पर मोल में डिफाइन की जाती है एंड हम आपको अभी भी बता के आ रहे हैं पर मोल पर ग्राम इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। ई नॉट सेल एंड मोलर मास, ये सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंटेंसिव एक्सटेंसिव के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, राइट। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 16 को करेंगे। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इन वेसल ऑफ थर्मली कंडक्टिंग वॉल्स which are in contact with the surrounding, it undergoes isothermal reversible expansion from 2 liter to 3 liter against a constant pressure of 4 atm. The change in entropy of the surroundings, डेल्टा एस आपसे पूछा गया है, राइट। तो जनाब डेल्टा एस क्या होता है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल में डेल्टा एस होता है, डेल्टा एस इक्वल टू एन आर एल एन V2 बाई V1, V2 बाई V1 की बजाय आप V फाइनल बाई V इनिशियल लिख लीजिए, राइट। एन आर एल एन वी फाइनल बाई वी इनिशियल। तो एन क्या है जनाब, एन कहीं पर है 1 मोल, यस, दैट मीन्स 1। आर की वैल्यू दे दी गई है 8.314, 8.314। एल एन एज इट इज रखते हैं, एल एन 3। वॉल्यूम फाइनल क्या है 3 लीटर, वॉल्यूम इनिशियल क्या था 2 लीटर, दैट मीन्स एल एन 3/2 होने वाला है। ln3 माइनस ln2 करेंगे, ln की वैल्यूज को पुट करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जनाब आने वाला है 3.37 जूल पर केल्विन, राइट। एंड ln3 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो जनाब यहाँ पर देखिए ln3 एंड ln2 की वैल्यू, ln3 की वैल्यू होती है 1.098 एंड ln2 की वैल्यू होती है 0.693, राइट। ऐसा कुछ होता है, आपको ये याद होनी चाहिए। ln5 तक की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए तो आसानी रहने वाली है, ओके। यहाँ पर आपको करना होगा ln3 माइनस ln2, राइट। अगर आपको समझ नहीं आया तो करके दिखा देते हैं जनाब। 1 एज इट इज रहने वाला है 8.314, आर की वैल्यू हो जाएगी ln3 आपको लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स सॉरी जनाब, तो हम रफ करेंगे ln3 माइनस ln2, राइट। ln3 यानी कि 1.098 से जब आप 0.693 को माइनस करेंगे तो क्या आने वाला है, 8 से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 से 9 0 4, ओके। तो 0.405 इंटू 8.314 जब आप करेंगे तो 3.37 आपको मिलने वाला है, राइट। सही है, ओके। आपसे पूछा क्या गया है, कहाँ पर आ गए हम, यहाँ पर आ गए, ये द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग्स डेल्टा एस इज, तो जनाब इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, राइट। 3.37 को जब आप राउंड ऑफ करेंगे तो 3 ही आने वाला है एंड यही आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 17, A2 प्लस B2 गिव्स 2AB, डेल्टा HF माइनस 200 किलो जूल दिया हुआ है।
AB, A2 and B2 are diatomic molecules. If the bond enthalpies of A2, B2 and AB are in the ratio, ये रेशियो है जनाब इनका, then the bond enthalpy of A2 is ओके। तो इसको सबसे पहले रफ करेंगे, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यस, हमने रफ कर लिया है, अब जनाब सॉल्व करेंगे। A2 प्लस B2, सबसे पहले पेन चेंज कर लिया जाए। ओके यस जनाब, यहाँ पर आपको बॉन्ड एंथैल्पी रेशियो में दी हुई है। अगर हम इसको x मान लें, कैसे, x रेशियो 0.5 x रेशियो x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम x मान लेंगे तो आसानी रहने वाली है सॉल्व करने में, राइट। और आपको पता होना चाहिए कि क्या पूछा गया है, तो पहले ये पता करते हैं। देन द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2, तो जनाब A2 की बॉन्ड एंथैल्पी आपसे पूछी गई है एंड रिएक्शन का डेल्टा HF आपको दे दिया गया है, राइट। तो जनाब अगर आपको रिएक्शन का एंथैल्पी पता करना है, रिएक्शन का चेंज इन एंथैल्पी अगर आपको पता करना है, तो आप बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से पता कर सकते हैं, राइट। बॉन्ड एंथैल्पी की हेल्प से आप डेल्टा HF तक पहुंच पाएंगे। तो जनाब डेल्टा HF यहाँ पर हम लिखते हैं बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स नहीं जनाब, यहाँ पर रिएक्टेंट्स होता है, माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट्स, राइट, प्रोडक्ट्स होगा यहाँ पर, प्रोडक्ट्स, ग्रेट। एंड जनाब डेल्टा HF आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -200 था। एंड अब रिएक्टेंट साइड क्या है, A2B2, A2B2 का जनाब क्या होगा, 1 + 0.5x, 1 + 0.5x, और यहाँ पर आप x की वैल्यू निकाल देंगे। प्रोडक्ट साइड क्या है, 2AB, दैट मीन्स 2x हो जाने वाला है, राइट। अब आप इसको सॉल्व करिए, फिलहाल के लिए हम इसको हटा लेते हैं यहाँ से। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे, -200 एज इट इज आ जाने वाला है, और जनाब 1 नहीं, यहाँ पर x होगा। ओके, x + 0.5x, दैट मीन्स 1.5x - 2x, 1.5x - 2x, दैट मीन्स 0.5x भी माइनस का होगा, -200, माइनस से माइनस कट जाएगा जनाब, x की वैल्यू आ जाने वाली है 400। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसान सी कैलकुलेशन है, आप सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 400, राइट। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2, राइट, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2, क्योंकि हमने A2 की ही तो मानी थी x, अगर B2 की पूछी जाती तो हम 200 लिखते हैं, क्योंकि जनाब B2 की हमने मान ली थी 0.5x, राइट। तो 0.5x यानी कि 400 से मल्टीप्लाई हमको करना पड़ता, तो जनाब आंसर आता 200, बट से पूछी गई है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ A2, दैट मीन्स 400 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। सिंपल है, राइट। आपको इतना पता होना चाहिए कि डेल्टा HF बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स होने वाला। देखिए सिंपल से जो फॉर्मूले हैं अगर आप याद कर लेंगे, फिंगर टिप्स पे अगर आपके फॉर्मूले हैं जनाब, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो थर्मोडायनामिक्स से पूछे जा रहे हैं, फटाफट से क्रैक कर देंगे आप। कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, कहीं कहीं पर अच्छी कैलकुलेशन की डिमांड की गई है आपसे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा नया क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है हमको ये, व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन, मीथेन है जनाब, अंडरगोज कंबशन इन सिस्टम ए एंड सिस्टम बी। तो सिस्टम ए है जनाब एडियाबैटिक सिस्टम, सिस्टम बी है डायाथर्मिक कंटेनर। सिस्टम ए में क्या होगा, सिस्टम बी में क्या होगा, चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। एडियाबैटिक सिस्टम में क्या होने वाला है, तो सिस्टम ए एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक का मतलब हो जाएगा जनाब हीट एक्सचेंज नहीं होगी, राइट, हीट एक्सचेंज नहीं होने वाली, दैट मीन्स डेल्टा Q = 0 होगा। जो सिस्टम की हीट होगी, जो सराउंडिंग की हीट होगी, उनके बीच में आदान प्रदान नहीं होने वाला, राइट, सिंपल है। तो इससे होगा क्या, देखिए ध्यान से देखिए, दोबारा से क्वेश्चन को विजिट करते हैं। व्हेन मीथेन अंडरगोज कंबशन इन सिस्टम ए, सिस्टम ए है कैसा सिस्टम है, एडियाबैटिक, यानी कि जो सिस्टम की हीट है वो सराउंडिंग की हीट में नहीं जाने वाली। अब आपने मीथेन को जलाया, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन मीथेन अंडरगोज कंबशन, तो आप सभी को पता है कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ही आप कोई चीज जलाते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी निकलती है, हीट एंड एनर्जी के फॉर्म में। तो जो हीट निकल रही है वो बाहर तो जाएगी ही नहीं, सिस्टम में ही रहेगी, क्योंकि जनाब सिस्टम कैसा है, एडियाबैटिक। अगर एडियाबैटिक सिस्टम में अगर आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ने वाला है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जनाब एनर्जी इधर उधर जा ही नहीं रही है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर राइजेस, यानी कि सिस्टम ए में टेम्परेचर बढ़ेगा, रिमेन सेम, गलत हो जाएगा, सिस्टम ए फॉल्स, नहीं गलत, टेम्परेचर फॉल्स, ओके। तो अगर आपको एडियाबैटिक भी आता था ना, तो जनाब क्वेश्चन आप सही कर सकते थे। डायाथर्मिक के बारे में आपको ना ही भी आता था तभी काम चल सकता था,
बट आपको आना चाहिए, फिलहाल आप प्रैक्टिस के लिए बैठे हैं, राइट। डायथर्मिक में क्या होता है, डायथर्मिक में जनाब एक्सचेंज हो सकती है, राइट, हीट एक्सचेंज हो सकती है बट पार्शली होती है। सिस्टम की हीट सराउंडिंग में जा सकती है बट बहुत ही कम जा सकती है, राइट। एंड वो डिपेंड करता है हीट कैपेसिटी पे, हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा, कम होगा या फिर सेम ही रहेगा। ये जनाब डिपेंड होता है हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर पर, हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, राइट, सही है। बट मोस्ट कंडीशन में क्या होता है, मोस्टली कंडीशन में जनाब टेम्परेचर सेम ही रहता है, राइट, टेम्परेचर सेम ही रहता है मोस्टली कंडीशंस में। तो यस, यहाँ पर भी आपको यही नजर आ जाएगा, टेम्परेचर रिमेन्स सेम, राइट। डायथर्मिक कंटेनर में अगर आप मीथेन को जला रहे हैं तो टेम्परेचर ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, क्योंकि जनाब जो हीट जनरेट हो रही है वो बहुत ही धीरे धीरे सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी, सही है। आगे बढ़ा जाए, आई थिंक यस हम लास्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। आज के सेशन का ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। 30.4 किलो जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड। बहुत ध्यान से पूरा फोकस स्क्रीन पे रहना चाहिए। मेल्ट 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड द एंट्रोपी चेंज एट द मेल्टिंग पॉइंट इज एट 1 atm। द मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो जनाब सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। यहाँ पर आप लिख लीजिए मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। ये हमने मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्यों बताना शुरू कर दिया, समझ आ जाएगा, रुके रहिए। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट रिक्वायर्ड, ये बातें आपको पता होनी चाहिए, बाकी हम रिवीजन थोड़ा थोड़ा करा ही रहे हैं। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कन्वर्ट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, राइट। एंड आपको थोड़ा सा फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्या है, डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा एच एफ, यही है फ्यूजन, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे यहाँ पर। मोलर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर जनाब मेल्टिंग पॉइंट, राइट। यहाँ पर आप इसको एमपी कर लीजिए, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट वाला सब कुछ है। यहाँ पर जनाब ये हो चुकी है एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज, राइट। तो डेल्टा एस कहाँ पर गया, ये रहा 28.4 जूल है, ओके। आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा गया है, ओके, केल्विन, यानी कि जूल में ही आपको रखना पड़ेगा। डेल्टा एच फ्यूजन है जनाब किलो जूल में, बहुत ध्यान से किलो जूल में, दैट मीन्स 30.4 इंटू 10⁻³ भी करना पड़ेगा, राइट। टेम्परेचर ये आपको निकालना है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको करेक्ट आंसर मिल जाने वाला है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ से जाएगा, यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि दोनों के बाद ही एक एक डिजिट है, तो पॉइंट आप माइनस हटा सकते हैं, राइट। EMP 304 इंटू 30, ओके, डिवाइड बाई 284, ओके। तो क्या किसे सॉल्व होगा, ये 4 सॉल्व हो जाएगा, 4 सतह 28, 4 एक नंबर 4, 4 सतह 28, 4 छक्के, ये आ जाने वाला है। इसको जब आप एक्यूरेटली सॉल्व करेंगे तो 1070.4 आने वाला है, 1070.4 आने वाला है। बहुत ही ध्यान से करना है हमको, 1070.4 आएगा तो डेफिनेटली जो करेक्ट आंसर होगा वो आप राउंड ऑफ करके 1070 केल्विन लिख देने वाले हैं। बढ़िया है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अच्छी है। अगर आप थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे तो 1070.5 भी आ सकता है, तो आप राउंड ऑफ करके 1071 भी लिख सकते हैं, राइट। कैलकुलेशन में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी जाकर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यस, हमने सॉल्व किया, ये रही हमारी आंसर की। एंड इस पीडीएफ में थोड़ी सी समस्या है तो जनाब उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, एंड डेफिनेटली आपको नेक्स्ट टाइम से बेटर पीडीएफ मिल रही होंगी, राइट। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा, पूरी शिद्दत के साथ आपने हमारे साथ बैठकर 19 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। अगर आप और भी PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनाब साइड में देखिए थर्मोडायनेमिक्स की प्लेलिस्ट आपको नजर आ जाएगी, उस पर क्लिक करिए। और भी ज़्यादा PYQs स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कराए गए हैं, तो जनाब सॉल्व करिए, क्योंकि PYQs से ही कॉन्फिडेंस आने वाला है, राइट। चलिए जनाब, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।